मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पेस इकोलॉजी, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी, जिसका पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मानव की इच्छाएं अनंत होती हैं और इन अनंत इच्छाओं के क्रम में मनुष्य में अंतरिक्ष को खोजने की अभिलाषा जागी, जिसके फलस्वरूप अंतरिक्ष खोज और अंतरिक्ष में मानव की यात्रा प्रारंभ हुई। विकसित राष्ट्रों के वैज्ञानिकों ने रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित की तथा उपग्रह वाहक यान बनाकर उसे विशिष्ट प्रक्षेपण स्थलों से उपयुक्त ईंधन निर्धारित मात्रा में भरकर उसे छोड़ा। धीरे धीरे स्नेस ने इस तकनीक को और अधिक आयाम प्रदान कर अंतरिक्ष यानों का भी निर्माण किया गया। पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान छोड़े गए, उसके पश्चात जंतुओं को व वनस्पति वर्ग के जीवों को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा गया और अंत में इन सब प्रयोगों के सफल होने के उपरांत मानव सहित अंतरिक्ष यान छोड़े गए। आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अंतरिक्ष में एक नया पारिस्थितिक तंत्र हमारे सामने है और साथ ही मानव निर्मित एक लघु पारिस्थितिक तंत्र अंतरिक्ष यान के रूप में मनुष्य के विकास की कहानी को स्पष्ट कर रहा है। इस प्रकार के अंतरिक्ष की खोज के अभियान अंतर्गत अध्ययन स्वरूप विज्ञान की एक नवीन शाखा अंतरिक्ष पारिस्थितिकी यानी स्पेस इकोलॉजी का अभ्युदय हुआ है, जन्म हुआ है। इस शाखा में विभिन्न जीवों पर अंतरिक्ष के वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। भारत और अंतरिक्ष अभियान। भारत के पास अपनी भूमि, मिट्टी, फसलों के ढंग, जल संसाधनों और इन सब को प्रभावित करने वाले मौसम के संबंध में पर्याप्त जानकारी का अभाव होना, साथ ही दूसरी ओर विज्ञान और टेक्नोलॉजी द्वारा दिखा देना कि अंतरिक्ष से प्राप्त अध्ययनों से विकास के अनेक क्षेत्रों में समय पर और ठीक जानकारी मिल सकती है। अंतरिक्ष से भूमि का निरीक्षण करने हेतु उपग्रहों की आवश्यकता होती है, जिन पर मौसम की सूचना प्राप्त करने, संचार और टेलीविज़न का प्रसार आदि कार्यों के लिए विशेष रूप से निर्मित कैमरे, सूक्ष्म अनुभव यंत्र और अन्य उपकरण लगे होते हैं। रॉकेट बनाना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक अंग है, जिसका उद्देश्य है बाहरी अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग करना। रॉकेटों का उपयोग वातावरण का अध्ययन करने और उपग्रहों को कक्षा में भेजने के लिए किया जाता है। रॉकेट के निर्माण, उनके ईंधन या चालक शक्ति, उनकी नियंत्रण और दिशा निर्देशन पद्धति और उपग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय युवा वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को कठिन परिश्रम करना पड़ा है। भारत में पहले कदम के रूप में धारणाएं सूत्र बनी, सूत्रों से मॉडल और मॉडल से वास्तविक नमूने बने, फिर प्रयोगों की श्रृंखलाएं प्रारंभ हुई। यह अधिकांश कार्य थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में हुआ। इन कार्यों के साथ रॉकेट, मोटरें, ईंधन के लिए आवश्यक कच्चा माल, नियंत्रण और दिशा निर्देशन उपकरण और रॉकेटों तथा अंतरिक्ष यानों के निर्माण की सामग्री समायोजित करके भारत द्वारा 1967 में पहला रॉकेट 75 छोड़ा गया। इसके पश्चात उपग्रह वाहक यान बनाए गए। श्रीहरिकोटा नामक स्थान, जो मद्रास के शहर से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में एक तटवर्ती टापू है, पर रॉकेट छोड़ने का एक स्थल विकसित किया गया। इसी प्रकार अहमदाबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम और कार निकोबार द्वीप में रॉकेट तथा उपग्रह की उड़ान का पता रखने वाले केंद्र स्थापित कर विकसित किए गए। रोहिणी उपग्रह के अंतरिक्ष में अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंचते ही भारत अपने ही रॉकेट द्वारा उपग्रह कक्षा में भेजने वाला संसार का 7वां राष्ट्र बन गया था। अन्य देश जो है भारत से पूर्व के, वो सोवियत संघ है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और चाइना। इस तरह से भारत भी मानव के अंतरिक्ष विजय अभियान में अन्य देशों से पीछे नहीं है। अंतरिक्ष की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी स्पेस इकोलॉजी के अध्ययन से पूर्व अंतरिक्ष की मुख्य समस्याएं जानना परम आवश्यक है, ताकि उचित समाधान प्रस्तुत किया जा सके। कुछ मुख्य समस्याएं समाधान सहित निम्नानुसार है। सबसे पहली समस्या जो अंतरिक्ष में आती है वो है भारहीनता, वेटलेसनेस। मनुष्य पृथ्वी पर वायुमंडल तथा पृथ्वी के आकर्षण बल का तो अभ्यस्त हो चुका है, किंतु अंतरिक्ष में पृथ्वी के आकर्षण बल और वायुमंडल का प्रभाव नहीं होने से विशेष समस्या का सामना उसे करना पड़ता है। वायुमंडल के अभाव तथा आकर्षण बल समाप्त हो जाने के पश्चात ही उपग्रह अंतरिक्ष में चक्कर लगाता है। इस समय यान की संपूर्ण वस्तुएं तथा जीव भारहीनता की स्थिति में आ जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले भारहीनता से हारने
व काम करने का अभ्यास कराते हैं। समस्त उपकरणों का संचालन भी भारहीनता की स्थिति में हो सके, ऐसी व्यवस्था पूर्व में ही यान में की जाती है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव न हो पाए। इसके लिए उन्हें अभ्यस्त होना पड़ता है। दूसरा है प्रतिकूल विकिरण, हार्मफुल रेडिएशंस। अंतरिक्ष से सूर्य से आने वाली किरणों में हानिकारक किरणें जैसे पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक किरणें आदि होने से मनुष्य तथा अन्य जीवों को मार डालने में सक्षम है। हमारे वायुमंडल में तो ये किरणें आ नहीं पाती, किंतु अंतरिक्ष में मौजूद रहती हैं। इनसे रक्षा के लिए अंतरिक्ष यान के आगे स्वीपर सैटेलाइट नामक उपकरण लगाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के पोशाकों की बाहरी सतह इन किरणों के लिए कवच के समान कार्य करती है। यह पोषक ऊष्मारोधी ये जो पोषक होता है, कवच होता है, ये ऊष्मारोधी भी होता है। सूर्य तथा अन्य तारों से आने वाले प्रकाश की चमक इतनी तेज होती है कि मानव की आँखों को नष्ट कर सकती है। इससे बचाव हेतु यात्रियों के हेलमेट के प्रदीपक में प्रकाश फिल्टर लगा देते हैं। तीसरी समस्या है वायुदाब व श्वसन, एयर प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। वायुमंडल के अंतरिक्ष में अनुपस्थिति के कारण वहाँ भारहीनता व दाबहीनता की स्थिति होती है। अंतरिक्ष में दाब नहीं होने तथा शरीर में रुधिर संचार में दाब होने के कारण रुधिर वाहिनियाँ फटकर रक्त बाहर आने लगता है या आ सकता है। इस रक्तस्राव को रोकने के लिए विशेष पोशाक का सहारा लिया जाता है। इस पोशाक को पहनाकर पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष यात्रियों को दाबहीनता की स्थिति में रहने का अभ्यास करवाया जाता है ताकि अंतरिक्ष में यात्री सुरक्षित रह सके। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, अर्थात ऑक्सीजन भी नहीं होती है। फलस्वरूप सामान्य श्वसन भी अंतरिक्ष में संपन्न नहीं किया जा सकता। इस समस्या के समाधान हेतु ऑक्सीजन की व्यवस्था यात्रियों के साथ ही की जाती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए 24 घंटे में लगभग 800 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता मानी गई है। ऑक्सीजन की द्रवित अवस्था में ले जाया जाता है ऑक्सीजन को द्रवित अवस्था में ले जाया जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन ले जाई जाती है। वर्तमान में ये मिश्रित रसायन जिनका भार बहुत कम होता है अंतरिक्ष यान में ले जाए जाते हैं। यह रसायन ऑक्सीजन देने के साथ ही यान का वातावरण भी शुद्ध रखते हैं। लिथियम सुपर ऑक्साइड के किलोग्राम 1 किलोग्राम से 610 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होने के साथ ही यह कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों का 560 ग्राम पुनः अवशोषित करने की क्षमता भी दर्शाती है। अंतरिक्ष यात्रियों हेतु यह संपूर्ण व्यवस्था चक्रीय रूप से नियंत्रित एवं स्वचालित रखी जाती है ताकि वे आसानी से ये काम कर सके। चौथा है भोजन एवं जल, वाटर एंड फूड। भोजन और जल की व्यवस्था भी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष रूप से की जाती है। भोजन को पेस्ट अथवा गोलियों के रूप में संरक्षित कर ले जाया जाता है। विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन विशिष्ट ट्यूब्स में ले जाया जाता है और जल को भी पॉली इथिलीन की जो थैलियाँ होती हैं जो विशेष रूप से इसके लिए बनाई जाती है में ले जाया जाता है। जल में परिरक्षक प्रिजर्वेटर मिलाकर अधिक समय तक पीने योग्य उससे रखा जाता है जिससे वो उसके लिए मनुष्य के लिए हितकारी सिद्ध हो। नली द्वारा पीने योग्य जल में 1 मिलीग्राम प्रति 10 आयनीकृत सिल्वर मिलाने से 6 माह तक जल पीने योग्य रखा जा सकता है। भोजन एवं जल की समस्या का समाधान भी अलग अलग विधियों से करने में वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त हुई है। पांचवा है उल्काएँ एवं अन्य पिंड। अंतरिक्ष में अनेक छोटे बड़े पिंड तथा उल्काएँ तैरती रहती है, घूमती रहती है। इन पिंडों के अंतरिक्ष यान से टकराने का भय सदा बना रहता है। इनके टकरा जाने से यान की दिशा परिवर्तित होने या अपनी कक्षा से विचलित होने की संभावना निश्चित रूप से बनी रहती है। यान का कोई भी भाग इस टकराट से विकृत अथवा नष्ट हो सकता है। अतः यान में विशेष राडार प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो यान को इन उल्का पिंडों से स्वनियंत्रण कर निश्चित एवं निर्धारित कक्षा में ही बनाए रखने का कार्य करती है। अगला जो है कठिनाई समस्या है त्वरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन। यान व रॉकेट के वेग से गतिशील होने पर वेग वृद्धि की दर या त्वरण का कुप्रभाव अंतरिक्ष यात्री पर होता है। उदाहरणार्थ त्वरण के दुगुना हो जाने पर यात्री स्वयं का भार भी दुगुना प्रतीत होने लगता है। इस समय अर्थात अंतरिक्ष में पहुंचते समय यात्री के फुफ्फुस या लंग्स तथा हार्ट या हृदय पर दाब एवं भार कम रखने के लिए प्रेक्षण अवधि में यात्रियों को पीठ के बल रहने की व्यवस्था की जाती है ताकि वो त्वरण से होने वाली कठिनाई से बच सके। अगला जो है पॉइंट हमारा है पृथ्वी पर पुनरागमन व्यवस्था। पृथ्वी की ओर अंतरिक्ष से लौटते समय जब यान वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी गति स्वतः ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाती है।
गति बढ़ने के साथ ही वायु के घर्षण से यान की बाह्य परत के ताप से जलने की स्थिति बन जाती है। इसके समाधान हेतु यान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते ही यान में संयोजित पश्च गति रॉकेटों के द्वारा गति को नियंत्रित किया जाता है और घर्षण से सुरक्षार्थ यान के बाह्य भाग को ऐसे कवच से निर्मित किया जाता है जो ऊर्जा को अवशोषण करने के साथ ही अदहनीय यानी कि अज्वलनशील होता है। पारिस्थितिक तंत्र और अंतरिक्ष, स्पेस एंड इकोसिस्टम। वर्तमान में इतनी तकनीक विकसित कर ली गई है जिससे एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जाना संभव है। इस प्रकार के कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में पूर्णतः जैविक घटक भी समावेशित होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक सुरक्षित एवं विश्वसनीय अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र यानी स्पेस इकोसिस्टम को निर्मित कर अंतरिक्ष बस्ती स्पेस कॉलोनी हेतु इसका उपयोग किया जाना अपने आप में विशिष्ट होगा। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि 21वीं शताब्दी में लाखों व्यक्ति सुरक्षित और चयनित जैविक तंत्र के रूप में अंतरिक्ष में स्थापित बस्तियों में रह सकेंगे। अनेक प्रकार के हानिप्रद कीटाणुओं तथा प्राणियों से ये अंतरिक्ष बस्तियाँ मुक्त होंगी। मानव जनसंख्या वृद्धि की समस्या का निदान भी इन अंतरिक्ष की बस्तियों से हो सकेगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक घूमता हुआ नलिकाकार स्टेशन निर्मित करेंगे जिसका व्यास 4 मील व लंबाई 20 मील होगी। इसका 50% भाग कृषि हेतु सुरक्षित रख कृषि कार्य संपन्न किए जाएंगे। अनुमान लगाया गया है कि लगभग 20 लाख व्यक्ति इस प्रदूषण मुक्त अंतरिक्ष बस्ती में रह सकेंगे। अंतरिक्ष और मानव बस्तियाँ, स्पेस एंड ह्यूमन कॉलोनीज। स्पेस कॉलोनाइजेशन के बारे में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पदार्थ विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर गेराल्ड के ओनील का कहना है कि अंतरिक्ष में मानव बस्तियाँ बनाना संभव है। चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्राभिसारी बल जहाँ एक दूसरे को संतुलित करते हैं उस स्थान पर मानव बस्तियाँ निर्मित की जाएंगी। इस प्रकार निर्मित कॉलोनी में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए कृत्रिम गुरुत्व उत्पन्न कर लेगी और अंतरिक्ष की इन मानव बस्तियों में कृषि कार्य संपन्न हो सकेंगे, उद्योग भी लगाए जा सकेंगे, मनोरंजन के साधन, पार्क, झरने आदि की व्यवस्था भी या सुविधाएं भी जुटाई जा सकेगी। डॉक्टर ओनील का मानना है कि पृथ्वी पर मिलने वाली भयंकर परिस्थितियों से मुक्ति हेतु पृथ्वीवासियों को बाह्य अंतरिक्ष में जाकर बसना ही सबसे उपयुक्त समाधान माना जाएगा। पृथ्वीवासियों के जीवित रहने के लिए अंतरिक्ष में कॉलोनियाँ बनाना अनिवार्य है। यह कथन कोलंबिया विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर डॉक्टर फीनबर्ग का है और स्पेस कॉलोनाइजेशन की अनिवार्यता प्रकट करने के साथ ही प्रोफेसर फीनबर्ग का मानना है कि अंतरिक्ष में मानव कॉलोनी निर्मित करने से मानवता का विकास अनवरत या लगातार होता रहेगा एवं पृथ्वी पर होने वाले नाभिकीय युद्ध और पर्यावरणीय संकटों का खतरा अंतरिक्ष में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अंतरिक्ष में मानव बस्ती सुचारू रूप से बस जाने पर सौर ऊर्जा को वहां से संग्रहित करके लेज़र किरणों के माध्यम से उसे पृथ्वी पर भेजने में आसानी होगी तथा पृथ्वी पर इस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकेगा और इस पूरी प्रक्रिया हेतु पृथ्वी पर अनेक केंद्र स्थापित करने होंगे जो दोनों गोलार्धों में विशेष रूप से स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर संपूर्ण पृथ्वी पर इनका वितरण किया जाना संभव हो सकेगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का यह भी मत है कि अंतरिक्ष में स्थापित मानव बस्तियों में चंद्रमा अथवा एस्ट्रॉयड और क्षुद्र ग्रह से कच्चे माल की आपूर्ति अंतरिक्ष हेतु कारखानों हेतु की जा सकेगी। अंतरिक्ष और वनस्पतियाँ। अमेरिका तथा सोवियत संघ वनस्पति वर्ग के जीवों पर सूक्ष्म गुरुत्व के प्रभाव का अध्ययन करने में सबसे आगे रहे। अंतरिक्ष में सभी वर्गों के पौधों पर प्रयोग किए गए जिनमें शैवाल, कवक, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वर्ग प्रमुख है। डिस्कवरर, OVI-4 बायोसैटेलाइट सेकंड, स्पुतनिक स्पेस शटल मिशन, स्काईलैब थर्ड एवं फोर्थ, अपोलो सोयुज वोस्तोक, वोस्कार्ड, जोड़, सोयुज, सेल्यूट एवं कॉस्मोस जैसे नाम वाले अंतरिक्ष यानों में इन पौधों को ले जाकर विभिन्न प्रयोग किए गए हैं। गेहूं, मटर, नाइजेली, डामासीना व मकई जैसे पौधों को सर्वप्रथम 1980 में स्पुतनिक 4 नाम के यान पर अंतरिक्ष में ले जाया गया था। इन्हीं पौधों पर भारहीनता व कॉस्मिक विकिरण संबंधी अध्ययन किए गए थे। तापक्रम, कंपन, विकिरण, त्वरण, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के प्रभावों का अध्ययन कर 1967 में बायोसैटेलाइट सेकंड के द्वारा ये कार्य संपन्न किया गया। पौधों पर किए जाने वाले प्रयोगों के दौरान अंतरिक्ष यान के आंतरिक वातावरण को विशेष रूप से ध्यान देकर नियंत्रित रखा गया। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला यान स्काईलैब सन 1973-74 में जब अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसमें धान के अंकुरण यानी कि चावल के अंकुरण पर सूक्ष्म गुरुत्व के प्रभावों का अध्ययन किया गया, जांचा गया। क्रॉस मॉस
कोसमॉस 782 तथा 1129 पर बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के प्रभाव का विशेष अध्ययन उल्लेखनीय है। अंतरिक्ष में प्रारंभिक वृद्धि एवं बीजों का अंकुरण सामान्यतः पृथ्वी की भांति होता है। किसी भी प्रकार की विशेष असामान्यता वहाँ नहीं पाई जाती है। बल्बस, ट्यूबर, कलम तथा जड़ से भी पौधों को अंतरिक्ष में उगाने की प्रक्रिया संपन्न की गई है। अधिकांश प्रयोग मटर, लैक्टुकास, सटाइवा व पाइनस पर किए गए हैं। यह भी ध्यान रखा गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को हरी सब्जी भी यात्रा के समय उपलब्ध हो सके। यह समस्त प्रयोग सन 1970 के दशक में सोवियत अंतरिक्ष यानों सोयूज 12, कोसमोस 656 एवं कोसमोस 782 में किए गए थे। सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज 4 में प्रयोगों के दौरान देखा गया है कि परिवर्तन काल में अर्थात वर्दी विकास के समय ही अधिकांश पौधों की मृत्यु हो जाती है। मटर के पौधे प्रारंभ में भली भांति विकसित हुए किंतु शीघ्र ही मृत्यु को वहाँ प्राप्त हो गए। ऐसा भी माना जाता है कि हवा तथा पानी की कमी ही उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। मटर तथा गेहूं के पीछे सोवियत अंतरिक्ष यान सेल्यूट 6 भली भांति परिवर्तित हुए। इसी प्रकार से गाजर, मूली, प्याज और कद्दू के बीज भी अंकुरित होकर पूरी तरह से बढ़े किंतु पुष्पों के प्रकटीकरण से पूर्व इन पौधों की मृत्यु हो गई। सेल्यूट अंतरिक्ष यान 6 में तो एपिडेंड्रम नामक आर्किड ने तो 171 दिनों तक परिवर्तन प्रदर्शित किया। वह इस अवधि में पृथ्वी की अपेक्षा छोटे अंग, पत्तियां व जड़ भी उनमें विकसित हुए। एक विचित्रता यह भी देखने में वहाँ सामने आई कि एपिडेंड्रम आर्किड में जो पुष्पीय अवस्था में अंतरिक्ष यान में ले जाए गए थे वे मुरझा गए तथा उनकी वृद्धि व विकास अवरुद्ध हो गया। इन्हीं पौधों में 90 दिनों के पश्चात जड़, तना एवं पत्तियाँ परिवर्तित होकर सामान्य सी दिखने लगी थी किंतु इन पौधों पर पुष्प कभी भी उत्पन्न नहीं हुए। सोवियत अंतरिक्ष यान सेल्यूट 7 में सन 1982 में क्रूसीफेरी कुल के पौधे एक हेमरेस अर्थात एराबिडोप्सिस थेलियाना ने अपना जीवन चक्र पूरा किया था। एराबिडोप्सिस के बीज अंतरिक्ष यान में अंकुरित होकर सामान्य पौधे बने तथा उनमें पुष्प, फल और बीज भी बने। सामान्य से दिखाई देने वाले पुष्पों में पुंकेसर व स्त्रीकेसर अवश्य ही बंद स्ट्रायल थे। ये बंध्यता सभी पुष्पों में समान नहीं थी अतः फलियों में सामान्य बीजों की संख्या अत्यंत ही कम थी। यह प्रथम अवसर था जब एक पुष्पधारी एंजियोस्पर्म पौधे ने अपना जीवन चक्र अंतरिक्ष में पूरा किया था। लिलियेसी कुल के पादप मस्करी रेसिमोम को प्रयोग हेतु काम में लेते हुए नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट व सूक्ष्म बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोराजेनेसिस का अध्ययन अंतरिक्ष में किया गया। ये देखा गया कि अंतरिक्ष में उड़ान के समय नर युग्मकोद्भिद अधिक तीव्रता से वृद्धि करता है। इस पादप द्वारा निर्मित परागकणों में 3 कोशिकाएं होती हैं जबकि पृथ्वी पर इन पादपों द्वारा बने परागकणों में मात्र 2 कोशिकाएं ही होती हैं। यह विशेषता अंतरिक्ष में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। अंतरिक्ष एवं कोशिका विभाजन संबंधित प्रयोग भी अंतरिक्ष में किए गए हैं। अंतरिक्ष यान को छोड़ने तथा पुनः पृथ्वी पर उतरते समय विशेष रूप से परिवर्तन देखे गए हैं। सूर्यमुखी, मूंग, गेहूँ, क्रेपिस और जई में देखा गया कि अंतरिक्ष में उड़ान के प्रभाव से कोशिका विभाजन इनमें कम हो जाता है अथवा रुक जाता है। स्पिंडल में होने वाली रुकावट को कोशिका विभाजन के समय होती है के कारण से ही संभवतः कोशिका विभाजन प्रभावित होता है। यह भी देखा गया है कि अनेक पौधों में इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है अर्थात अंतरिक्ष में कोशिका विभाजन प्रभावित नहीं होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का यह मानना है कि भारहीनता के कारण इस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। अमेरिका ने भी अपने अंतरिक्ष यानों में सूर्यमुखी, मूंग और जई पर अंतरिक्ष में प्रयोग करने पर देखा कि जई व सूर्यमुखी में कोशिका का विभाजन पश्चावस्था यानी एनाफेज में रुक कर गुणसूत्र अत्यधिक संकुचित होने लगते हैं और फिर सने सने टूट कर बिखर जाते हैं किंतु मूंग में इस प्रकार का प्रभाव दिखाई नहीं देता। नासा द्वारा STS-2 एवं 3 अंतरिक्ष यानों में यह प्रयोग संपन्न किए गए थे। अंतरिक्ष में उड़ान के समय पौधों में होने वाला DNA RNA का निर्माण कम होता देखा गया है। ऑक्सीडेज नामक एंजाइम की क्रिया अंकुरित होते हुए गेहूं की जड़ व तने के मध्य मर जाती है। मटर के पौधों में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में भी असामान्यता देखने को मिलती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये विशेष प्रभाव अथवा परिवर्तन अंतरिक्ष तथा अंतरिक्ष यान में हवा तथा वायु के कम मिलने के कारण ही होते हैं। अंतरिक्ष में पौधों के व्यवहार में भी परिवर्तन देखा गया है। जब गेहूं या मटर के पादपों पर प्रकाश डाला गया तो अंतरिक्ष में तना तो प्रकाश की दिशा में वृद्धि करने लगा किंतु पादपों की मूल जड़ें नीचे की ओर जाने के स्थान पर किसी भी दिशा में अर्थात अनिश्चित रूप से वृद्धि प्रदर्शित करने लगी। ऐसा गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण
होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ब्राउन व चैपमैन ने सन 1984 में अध्ययन कर बताया कि तने एवं जड़ का वृद्धि के दौरान दिशा परिवर्तन मात्र गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता, अपितु इसके अनेक कई कारण भी और होते हैं। थैंक यू।